Hello everyone. So today we'll discuss some practice questions. There are about 25 to 30 questions जो कि important हैं and they cover almost all the types which you can expect or see in your exam. So type 1 होगा and yeah, before we start with this, I would suggest कि please revise the basics before you attempt these questions. So type 1 होगा questions based on your dice or throwing or rolling of dice. So question 1 is, if two dice are thrown simultaneously, then what is the probability that one die shows up 2 and the other shows up 5? पहली बात simultaneously का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, और एक वर्ड होता है sequentially. दैट मीन्स कि पहले एक डाई थ्रो करी एंड देन सेकेंड डाई थ्रो करी. तो क्वेश्चन है साइमल्टेनियसली दो डाइस को थ्रो किया गया है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट पे 2 आएगा एंड सेकेंड पे 5. अगर हमारे पास दो डाइस हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6 स्क्वायर. सिमिलरली 6 स्क्वायर दैट इज 36. अगर n डाइस होती तो वी वुड हैव टोटल आउटकम्स एज 6 टू द पावर n. ये हम पहले भी देख चुके हैं. तो हम अगर आउटकम्स लिखें इस टाइप से तो हमारे आउटकम्स क्या आते हैं 36 आउटकम्स 1 1 1 2 1 3. सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 4 1 4 2 टिल 6 6. तो ये हमारे पास 36 आउटकम्स आ गए हैं. नाउ व्हाट वी वांट इज कि फर्स्ट डाई पे 2 आए एंड सेकंड पे 5 आए. नॉट सेकंड, फर्स्ट वन डाई शोज अप 2 एंड द अदर शोज अप 5. तो फेवरेबल हमारे पास आउटकम्स क्या हो जाएंगे 2 5 और 5 2. ठीक है, तो एक पे 2 आए और दूसरे पे 5 आए, इररिस्पेक्टिव कि फर्स्ट पे 2 आ रहा है या फिर फर्स्ट पे 5 आ रहा है. 2 5 और 5 2 हमारे पास दो ही आउटकम्स हैं. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 2, टोटल आउटकम्स कितने हुए 36. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2 अपॉन 36 which is 1 upon 18. Next question, if two dice are thrown simultaneously, then what is the probability that first die shows up 6 and the other does not show up 6? अब ये नहीं है कि आपका किसी भी एक डाई पे 6 आए और दूसरे पे 6 ना आए. इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि फर्स्ट पर 6 आना चाहिए एंड जो सेकंड डाई है उस पर 6 नहीं आना चाहिए. नाउ योर ऑर्डर मैटर्स. फर्स्ट मस्ट शो अप 6. अगेन हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6 स्क्वायर दैट इज 36. तो फर्स्ट पे 6 आए और सेकंड पे 6 ना आए इम्प्लाइज हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 and 6 5. So we have favorable outcomes which are 5 in number divided by total outcomes which are 36. तो probability will be 5 upon 36. और दूसरा वे इसका क्या हो सकता था, you could have done it like, हमें पूछा है probability die 1 पर 6 आए and that is intersection die 2 पर 6 नहीं आए. तो मैंने इसको d prime 6 लिखा है. तो probability of getting a 6 on the first die is 1 upon 6. और सिंस ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, फर्स्ट पे क्या आ रहा है और सेकंड पे क्या आ रहा है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो फर्स्ट पे 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड सेकंड पर 6 ना आए तो 6 नहीं आएगा तो 1 2 3 4 या 5 आएगा. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6. तो आंसर विल बी 5 अपॉन 36. Next question, question number 3. If two dice are thrown simultaneously, then what is the probability that the sum is less than 11? पहली बात, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए कि सम इज लेस दैन 11, सो राइट द इवेंट ई एज सम लेस दैन 11. इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा ई प्राइम विच इज सम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 11. और हमें पता है कि अगर दो डाइस थ्रो होती हैं तो मैक्सिमम सम 12 होता है. तो इसको अगर हम पी ऑफ ई फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमें अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम या फिर प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 11। अब ग्रेटर दैन इक्वल टू 11 में आपके कौन कौन से केसेस आते हैं कि सम इक्वल टू 11 है एंड सम इज इक्वल टू 12। 11 वाले कौन से केसेस बनते हैं या फिर इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 5 6 एंड 6 5। और सम 12 का एक ही फेवरेबल केस होता है 6 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ से। सो नाउ यू विल हैव द टोटल फेवरेबल आउटकम्स एज 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, टोटल आउटकम्स आर 36। सो यहाँ से आ गया 1/12। ये है प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 11। अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ सम लेस दैन 11 दैट इज पीई, वो क्या है 1 माइनस 1/12 विच इज इक्वल टू 11/12। ठीक है। हमने ये कॉम्प्लीमेंट वाला केस क्यों यूज़ किया, बिकॉज इसको यूज़ करने से हमारी एक तो कैलकुलेशंस कम हो रही थी। अगर आप देखो पी ऑफ ई प्राइम में हमारे पास 3 ही फेवरेबल केसेस आ रहे थे आउट ऑफ 36। अगर आप लेस दैन 11 वाले कंसिडर करते तो आपके पास रेस्ट ऑफ द 33 केसेस को आपको देखना पड़ता, और ऐसा करने पे देयर आर चांसेस दैट यू कुड हैव मिस्ड सम ऑफ द केसेस। तो इसीलिए वी हैव यूज्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 11/12। ऑल्सो नोट वन थिंग कि मैक्सिमम सम अगर हम दो डाइस को रोल करते हैं या थ्रो करते हैं वो होता है 12, और वो एक ही केस होता है व्हेन वी हैव 6 ऑन ईच ऑफ द डाई। देन क्वेश्चन नंबर 4, if two dice are thrown simultaneously then what is the probability that the first die shows up a prime number, second shows up an odd number and third shows an odd prime number। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं व्हेन वी आर रोलिंग अ डाई, दे आर 2 3 एंड 5। ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 एंड 5। एंड ऑड प्राइम नंबर कौन से होते हैं 3 एंड 5। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट शोज अप अ प्राइम, सेकंड एन ऑड प्राइम एंड द थर्ड एन सेकंड एन ऑड नंबर एंड द थर्ड एन ऑड प्राइम नंबर। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अगर इवेंट ए है गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन द फर्स्ट, इवेंट बी है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द सेकंड एंड इवेंट सी है गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर ऑन द थर्ड। तो वी हैव टू फाइंड आउट, एंड सिंस इसमें एंड है तो हमें पता है हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है, और वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब 3 डिफरेंट डाई हैं, 3 या फिर आप कह सकते हो कि देर आर 3 डिफरेंट रोल्स और थ्रोज। सो दीज आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में probability of intersection of events is nothing but the probabilities multiplied. That is probability A intersection B intersection C is equal to probability of A multiplied by probability of B multiplied by probability of C. Probability of A क्या हो रहा है, इवेंट ए है गेटिंग अ प्राइम नंबर, फेवरेबल केसेस कितने हैं 3 आउट ऑफ 6 केसेस, सो दिस विल बी 3/6। इवेंट बी क्या है गेटिंग एन ऑड नंबर, फेवरेबल केसेस कितने हैं 3 आउट ऑफ 6। इवेंट सी क्या है गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर, 2 फेवरेबल केसेस हैं आउट ऑफ 6। सो द फाइनल आंसर फ्रॉम हेयर विल बी 1/12। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिंस ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तीनों, इसीलिए हमने इनके प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करा एंड वी हैव फाउंड आउट द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस ऑल्सो मीन्स कि साइमल्टेनियसली थ्रो है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 8 एंड अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 10। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर नहीं समझ आ रहा तो जो आउटकम से 36 वो आप देख लेना एक बार वो वाली टेबल, एंड उससे आप इसको सॉल्व कर पाओगे। देन क्वेश्चन नंबर 6, अ फेयर डाई इज टॉस्ड
twice, what is the probability of getting 1, 2 or 3 on the first toss and 2, 3, 4 or 5 on the second toss? अब यहाँ पे आपको क्या नोट करना है कि अ फेयर डाई इज टॉस्ड ट्वाइस। ये तो नहीं लिखा कि साइमल्टेनियसली दो डाई को टॉस किया गया है, नहीं, एक ही डाई को दो बार थ्रो किया गया है। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट्स। और क्या हमें फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 2 और 3 ऑन द फर्स्ट टॉस एंड 2, 3, 4 और 5 ऑन द सेकंड टॉस। अब ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं। इवेंट ए है गेटिंग 1, 2 और 3 ऑन द फर्स्ट टॉस एंड बी है गेटिंग दीज नंबर्स ऑन द सेकंड टॉस। अब ये तो है नहीं कि फर्स्ट टॉस पे क्या आया उसकी वजह से सेकंड टॉस इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट आएगा, नहीं। हमें पता है कि सेकंड टॉस पर कुछ भी आ सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि फर्स्ट टॉस पर क्या आया था। सो दीज इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो पहले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज गेटिंग 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 में the probability will be getting 1, 2 और 3 है, ठीक है। दैट मीन्स ये यूनियन का केस है, बट हमारे पास सिंस से इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 कर सकते हैं। गेटिंग अ 1 is 1/6, probability of getting a 2 is 1/6, getting a 3 is also 1/6, तो ये 3/6 हुआ which is equal to 1/2, and getting 2, 3, 4 और 5 on the second toss, this is equal to 4/6 which is 2/3. I hope it is clear to you. इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, अलग अलग इनकी प्रोबेबिलिटीज आप फाइंड आउट करोगे। फिर सेकंड टाइप आता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। सो व्हेन देयर आर n fair coins, total number of outcomes in the sample space is 2 to the power n, and the probability of getting exactly r number of heads is ncr upon 2 to the power n। ये आपको याद होना चाहिए, पहले भी बताया हुआ है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ 5 coins are tossed together, then what is the probability of getting exactly 2 heads? तो exactly 2 heads की probability क्या होगी? Out of 5 we have exactly 2 heads, that is 5c2 upon 2 to the power n, और n क्या है? n यहाँ पे है 5, तो इधर से you will get the answer as 5/16। इसको सॉल्व कर लेना कंप्लीटली, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी वेज आर देयर ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर हेड्स, दैट इज 5c2 वेज, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, दैट इज 2 to the power n। यहाँ पे 5 बार टॉस किया है इसलिए 2 to the power 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4 coins are tossed together then what is the probability of getting at least 2 tails? अगर आपको कहीं एटलीस्ट वाला क्वेश्चन दिखे तो ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमें इवेंट ए है कि एटलीस्ट 2 टेल्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए बार या फिर ए प्राइम, दैट विल बी लेस दैन 2 टेल्स। तो अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ए प्राइम, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी टेल्स लेस दैन 2। अब टेल्स लेस दैन 2 में क्या क्या केसेस आएंगे? या तो 0 टेल्स या फिर 1 टेल, राइट। अब 0 टेल्स का मतलब क्या होगा? 0 टेल्स का मतलब होता है गेटिंग 4 हेड्स, है ना। 4 कॉइन्स को टॉस किया, अगर कोई भी टेल नहीं आया है उन चारों पे तो मतलब 4 हेड्स आए हैं, और 4 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 4c4 अपॉन 2 to the power 4। और यहाँ से अगर आपके पास 1 टेल है, 1 टेल क्या हुआ? मतलब देयर वर 3 हेड्स, और 3 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अच्छा, वी हैव 3 हेड्स बट 1 टेल। अब ये तो है नहीं एग्जैक्टली 1 हेड है, सो दैट विल बी 4c3 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4। ओके, तो
3 हेड्स एंड 1 टेल। अगर आपके पास ऑब्वियसली 3 हेड्स आ रहे हैं तो एक टेल ही आया होगा। तो इधर से आपका आंसर कम्स आउट टू बी 4c4 is 1 upon 2 to the power 4 plus 4c3 is 4 upon 2 to the power 4। तो ये हुआ 5 upon 2 to the power 4 और 2 to the power 4 होता है 16। तो 5 upon 16 क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम दैट इज टेल्स लेस देन 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? अब ये एटलीस्ट 2 टेल्स और लेस देन 2 टेल्स कॉम्प्लीमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज equal to 1 minus probability A prime. So 1 minus 5 upon 16 which equals to 11 upon 16. So your answer will be 11 upon 16. इस टाइप के क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे जब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे in the coming topics, in the other topics, not this 6th topic but in the other topics। तो वहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता है इसके लिए और आप एज इट इज उधर फाइंड आउट कर पाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स को कंसिडर करते हुए। बट इफ यू डोंट डू दैट, सो दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दिस हियर एज वेल। फिर टाइप 3 आता है बेस्ड ऑन योर कार्ड्स। कार्ड्स डिस्कस करने से पहले, इस पे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं हाउ द कार्ड्स आर अरेंज्ड और क्लासिफाइड। तो आपके पास डेक ऑफ कार्ड्स है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से आधे कार्ड्स रेड होते हैं, आधे ब्लैक होते हैं, दैट इज 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। रेड कार्ड्स फर्दर डिवाइड होते हैं डायमंड्स एंड हार्ट्स में, जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं, और ब्लैक होते हैं स्पेड्स और क्लब्स में, जिसमें अगेन 13 कार्ड्स होते हैं। अभी जो 13 का बंडल है या फिर 13 का ग्रुप है, चाहे वो डायमंड्स हो, हार्ट्स हो, स्पेड्स हो या क्लब्स, वो फर्दर डिवाइड होते हैं नंबर्ड कार्ड्स में जो कि 2 to 10 होते हैं। फिर एस, किंग, क्वीन एंड जैक आर योर अदर कार्ड्स। और किंग, क्वीन, जैक को हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं बिकॉज उन पर फेस बना होता है। ओके, तो first question from this is if two cards are drawn simultaneously then find the probability of both being your kings। अब साइमल्टेनियसली साथ साथ हमने दो कार्ड्स को निकाला है, तो दोनों किंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वी हैव 4 किंग्स, जिसमें से हमें कितने चूज करने हैं? 2 किंग्स चूज करने हैं। सो वेज कितने हुए? 4c2 अपॉन, अब 52 में से हमने 2 किंग्स निकाले थे, तो अपॉन 52c2 is the probability of getting both kings। फिर both are numbered cards। नंबर्ड कार्ड्स हमारे पास एज आई टोल्ड यू हर एक 13 के ग्रुप में 2 to 10 वाले नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। तो इसमें 9 हुए, इसमें 9, इसमें 9 एंड इसमें 9। तो टोटल नंबर्ड कार्ड्स कितने हो गए? 36। उसमें से हमें दो कार्ड्स चूज करने, तो वेस कितने हुए? 36c2। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो अपॉन 52c2। टोटल नंबर ऑफ वेज 52 में से हम दो कार्ड्स चूज करेंगे दैट आर 52c2, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में हमने रखा है। देन ब्लैक ऑनर्स। ऑनर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑनर्स कार्ड्स आर एस, किंग, क्वीन एंड जैक। किंग, क्वीन और जैक होते तो वो फेस कार्ड्स होते हैं। अगर उसमें हम एस भी ऐड कर दें तो हम उन्हें ऑनर या फिर ऑनर्स कार्ड कह देते हैं। अब ब्लैक ऑनर्स मतलब या तो डायमंड्स होगा, सॉरी, ब्लैक ऑनर्स मतलब या तो स्पेड्स होगा या फिर क्लब्स होगा। तो स्पेड्स में से 4 ऑनर्स और क्लब्स में से 4 ऑनर्स। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि कौन से में से आया, तो हम इनको टोटल कर देंगे, 4 फ्रॉम स्पेड्स एंड 4 फ्रॉम क्लब्स, दैट इज वी हैव 8 ऑन ब्लैक ऑनर्स। 8 में से 2 चूज करने हैं, सो 8c2 अपॉन 52c2 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऑनर्स याद रखना, ऑनर्स आर एस, किंग, क्वीन एंड जैक। Then question number 10, if two cards are drawn simultaneously then the probability that one is diamond and the other is heart। तो पहला कार्ड आपका डायमंड आना चाहिए और सेकंड आपका हार्ट्स आना चाहिए। सो 13c1 पहले पे डायमंड आया और सेकंड पे हार्ट्स आया, डिवाइडेड बाय 52c2।
अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका, अच्छा तो सिंस वी आर जस्ट चूजिंग हेयर, तो 13c1 इंटू 13c1 अपॉन 52c2 विल बी द आंसर। फिर है वन इज क्वीन एंड द अदर इज किंग। तो क्वीन कितनी होती है हमारे पास? क्वीन होती हैं 4, सो 4c1, एक क्वीन चूज कर ली या फिर एक क्वीन सिलेक्ट कर ली। एंड किंग्स कितने होते हैं? अगैन 4, तो उसको सिलेक्ट करने के बेस 4c1 अगैन अपॉन 52 कार्ड्स में से 2 को ड्रॉ करना था या फिर 2 चूज किए हैं, तो 52c2। लेट मी रिपीट, डायमंड्स कितने होते हैं? डायमंड्स आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक चूज करना है, तो 13c1 वेज हो गए। फिर हार्ट्स कितने होते हैं? अगैन 13 होते हैं, उसमें से एक चूज करना है, तो 13c1 वेज हो गए, डिवाइडेड बाय 52c2 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, जिसमें से हमने 2 को ड्रॉ किया है। और मल्टीप्लाई क्यों किया है हमने यहाँ पे? मल्टीप्लाई इसलिए किया है बिकॉज हमें फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड एंड अ हार्ट, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देयरफॉर वी हैव मल्टीप्लाइड द we have used the multiplication rule basically here. फिर क्वेश्चन नंबर 11, if two cards are drawn simultaneously then find the probability that both are hearts और both are diamonds। यहाँ पे और है, और मतलब यूनियन, तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है? हार्ट्स यूनियन डायमंड्स। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ए और बी होता, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। पर यहाँ पे दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। इंटरसेक्शन का तो केस बनेगा ही नहीं, बिकॉज कोई भी कार्ड जो कि एक हार्ट है दैट कैन नॉट बी डायमंड, दे आर डिफरेंट सूट्स ऑल टुगेदर। तो टू कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू कार्ड्स बीइंग फ्रॉम हार्ट्स वो क्या होगी? 13 हार्ट्स के कार्ड होते हैं, 13c2 आउट ऑफ 52c2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, अगैन 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं जिसमें से 2 चूज किए हैं, 13c2 अपॉन 52c2 which is equal to 2 into 13c2 अपॉन 52c2। क्वेश्चन में क्या लिख के ये दे सकते हैं? 2 इंटू 13 2 अपॉन 52 और a2। ब्रैकेट का मतलब क्या हो? ब्रैकेट मीन्स योर कॉम्बिनेशन। तो अगर आपके पास एन सी आर है तो आप इसको ब्रैकेट के नोटेशंस में कैसे लिख सकते हो? एन आर ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 12, if two cards are drawn simultaneously then find the probability that both are kings or both are blacks। यहाँ पे अब आपका probability of K union B will equal to probability of kings plus probability of black minus intersection of king and black, because हमें पता है कि black cards में you have two kings। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग्स का 4 किंग्स होते हैं ओवरऑल, जिसमें से 2 हमने चूज किए, तो 4c2 अपॉन 52c2। ब्लैक कितने कार्ड्स होते हैं? 26, वी हैव चोजन 2, तो 26c2 अपॉन 52c2। अब हमारे पास जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उसमें हर एक सूट में 2 सूट्स होते हैं ब्लैक के, तो हर एक सूट में वी हैव 1 king each, so in total we have 2 kings in black cards, so 2c2 upon 52c2। सिंस यहाँ पे इंटरसेक्शन में कुछ था इसीलिए हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन में हार्ट्स और डायमंड्स में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं था, अलग अलग सूट्स होते हैं, इसीलिए हमने उसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया था, बेसिक एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 13, if 4 cards are drawn from a standard pack of 52, what is the probability that they are king, queen, jack and ace? तो इन्होंने हमको ऑर्डर्स बता रखे हैं कि एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा और एक एस होगा। सो हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन क्वीन इंटरसेक्शन जैक
and intersection A's। तो पहले देख लेते हैं कि टोटल या फिर फेवरेबल वेज क्या है। नाउ अगर हमारे पास एक किंग आए उसके फेवरेबल वेज हैं 4c1, फिर एक क्वीन हो उसके फेवरेबल वेज कितने हैं, अगेन हमारे पास 4 क्वीन होती हैं तो 4c1। देन जैक आए उसकी उसके वेज 4c1 बिकॉज अगेन हमारे पास 4 जैक कार्ड्स होते हैं। एंड लास्ट में या फिर एक एस आए उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाती है 4c1। और टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हैं कि हम 4 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे तो वो है 52c4। 52 में से 4 कार्ड्स हमने चूज करे हैं या फिर 52 में से 4 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं, तो टोटल वेज आर 52c4। सेकेंड, 2 किंग्स एंड 2 क्वींस। 2 किंग्स की वेज कितने हैं 4c2 और बचे कितने अब 2 कार्ड्स जो कि 2 क्वींस होंगी, अगेन 4c2 अपॉन 52c4। 2 ब्लैक एंड 2 रेड। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26 जिसमें से 2 चूज किए, इनटू रेड कार्ड्स अगेन 26 2 चूज किए अपॉन 52c4। देन 2 हार्ट्स एंड 2 डायमंड्स। हार्ट कार्ड्स कितने होते हैं 13, वी हैव चोजन 2 आउट ऑफ देम। 2 डायमंड्स, डायमंड्स कितने होते हैं अगेन 13, वी हैव चोजन 2 आउट ऑफ देम अपॉन 52c4। बेसिकली हमारे हर एक डिनोमिनेटर में 52c4 था बिकॉज हमने 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं एंड दे कैन बी डन इन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ 52c4 कॉम्बिनेशंस में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 14, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। अब ये साइमल्टेनियसली नहीं है, सक्सेसिवली है, मतलब पहले एक कार्ड ड्रॉ किया फिर दूसरा एंड फिर तीसरा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। और हमें पता है अगर रिप्लेस नहीं करते हैं हम तो अब ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स, what is the probability that the first 2 cards are kings and the third card drawn is an ace? So we have to find out probability कि first पे king आया, intersection second पे king आया, intersection third पे we had an ace card। तो हम डिनोट कर रहे हैं K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन A3। अब ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं और डिपेंडेंट इवेंट्स में हम इसको अब किस टाइप से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग्स बीइंग द सेकंड कार्ड गिवन फर्स्ट पे भी किंग था, इनटू प्रोबेबिलिटी थर्ड पे एस आया गिवन दैट फर्स्ट एंड सेकंड वर किंग कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑन द फर्स्ट मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 किंग्स थे आउट ऑफ 52 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑन द सेकंड सच दैट एक किंग ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। तो एक किंग अगर निकल चुका है तो कितने किंग्स बचे 3 और एक कार्ड सिंस निकल चुका है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स नाउ लेफ्ट आर 51। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सच दैट 2 कार्ड्स निकल चुके हैं, तो एस तो अभी भी 4 बचे हैं हमारे पास एंड 2 कार्ड्स अगर निकल चुके हैं तो टोटल कार्ड्स आर लेफ्ट टू बी 50, राइट। तो earlier we did examples of one card in the previous lectures, but as you can see in today's lecture we focused on 2 cards, चाहे वो हम simultaneously निकालें या फिर successively उनको ड्रॉ किया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर टाइप 4 और टाइप 4 है आपका बेस्ड ऑन बॉल्स की बॉल्स ड्रॉ करी एक बैग में, एक अर्न में इतनी बॉल्स होती हैं उनको हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं या फिर ये ऑल दीज ऑल क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन टाइप नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन 15, अ बैग कंटेन्स 2 green 3 blue and 6 black balls, what is the probability that it is not a blue ball? Not a blue मतलब या तो ग्रीन होगी या ब्लैक होगी, कितनी हुई वो टोटल बॉल्स 8 आउट ऑफ 11। देन इट इज अ ब्लैक बॉल, फेवरेबल केसेस 6 आउट ऑफ 11, वेरी बेसिक क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 16, अ बैग कंटेन्स 6 white and 8 black balls, 2 balls are drawn from it in succession with replacement, what is the probability that both are white?
इन सक्सेशन मतलब पहले एक को हमने ड्रॉ किया और उसके बाद सेकंड को हमने उस बैग में से निकाला है। बोथ आर वाइट, तो फेवरेबल वेज बोथ आर वाइट, या फिर आप इसको क्या देख सकते हो, वाइट ऑन द फर्स्ट एंड वाइट ऑन द सेकंड। सिंस हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, दीज बिकम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी हमारे पास फर्स्ट ड्रॉ पे वाइट बॉल आई होगी, दैट इज 6 अपॉन 6 वाइट बॉल्स थी और टोटल बॉल्स कितनी थी 14, इनटू सेकंड पे वाइट आई होगी, दैट इज अगेन 6 अपॉन 14। देन सेकंड फर्स्ट इज वाइट, सेकंड इज ब्लैक, तो आप इसको फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 लिखोगे, विच कम्स आउट टू बी 12 upon 49. You can solve this on your own. Then question number 17. A bag contains 6 green, 2 white and 7 black balls. If two balls are drawn simultaneously, मतलब साथ साथ दो balls draw की गई हैं, then what is the probability that one is green and the other is black? तो एक ग्रीन होनी चाहिए और दूसरी ब्लैक होनी चाहिए। सक्सेसिव इवेंट्स नहीं हैं, साइमल्टेनियस हैं, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा, वन इज ग्रीन, 6 में से एक ग्रीन थी, एंड सेकंड इज ब्लैक या फिर अदर इज ब्लैक, और हमारे पास जो सेकंड थी दैट इज 7C1। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हमने एज इट इज क्यों किया है, बिकॉज ये अब एक ही सिंगल इवेंट है ऑफ गेटिंग वन ग्रीन एंड अदर ब्लैक बॉल। सक्सेसिव में क्या था, हमारे पास दो अलग अलग इवेंट्स थे। इवेंट वन वॉज गेटिंग अ वाइट ऑन द फर्स्ट एंड इवेंट टू वॉज गेटिंग अ वाइट ऑन द सेकेंड, इसीलिए हमने उनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने वेज को मल्टीप्लाई किया है। अपॉन हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं 15, तो अपॉन 15C2। देन बोथ आर ऑफ द सेम कलर, तो पार्ट बी में आपके पास तीन केसेस बनेंगे। केस वन होगा कि दोनों ग्रीन बॉल्स हैं, ग्रीन ग्रीन। केस टू होगा कि दोनों वाइट बॉल्स हैं, तो W लिख दिया मैंने इधर। एंड केस थ्री होगा कि दोनों ब्लैक बॉल्स हैं, तो B। अब दोनों ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कैसे क्या होगी, 6 ग्रीन है तो 6 में से 2 चूज करी, और टोटल कितनी थी 15, तो 15C2। दोनों वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2C2, बिकॉज दो वाइट बॉल्स हैं जिसमें से 2 चूज करी, अपॉन 15C2। दोनों ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7C2 अपॉन 15C2। हर एक में डिनोमिनेटर सेम है बिकॉज हमें 15 में से दो बॉल्स को चूज या फिर ड्रॉ करना है, तो इनको आप ऐड कर दोगे, सो यू विल हैव योर आंसर एज 6C1, sorry, you will have your answer as 6C2 upon 15C2 plus 2C2 upon 15C2 plus 7C2 upon 15C2। I hope it is clear। फिर केस नंबर 3, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट कलर में क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे या फिर क्या केसेस बनेंगे, केस 1, 2 एंड 3। फर्स्ट केस होगा कि आपकी एक बॉल ग्रीन है और दूसरी वाइट है। दूसरा केस होगा कि एक वाइट है और एक ब्लैक है, और तीसरा होगा कि एक ब्लैक है एंड एक एक ब्लैक है एंड एक ग्रीन बॉल है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पार्ट ए में फाइंड आउट करी थी। तो वन ग्रीन एंड वन वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6C1, 6 ग्रीन में से एक ग्रीन चूज करी, देन वाइट हमें अगर फाइंड आउट करनी है एक, तो दो वाइट में से एक हमने चूज करी, अपॉन 15C2। सिमिलरली वाइट और ब्लैक के लिए दो वाइट में से एक वाइट हमने चूज करी या फिर सिलेक्ट करी 2C1, एंड 7 ब्लैक में से एक ब्लैक हमने सिलेक्ट करी, तो 7C1 अपॉन 15C2। फिर ब्लैक और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 ब्लैक में से एक सिलेक्ट करी एंड 6 ग्रीन में से एक सिलेक्ट करी, अपॉन 15C2। सो दिस इज योर आंसर फॉर केस नंबर 3। Then question number 18.
A bag contains 8 white and 4 red balls. 5 balls are drawn at random. What is the probability that 2 of them are red and 3 of them are white? इसको you will solve on your own. इसका आंसर आ जाएगा 0.424. ऐसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 17 किया है. फिर क्वेश्चन नंबर 19. One bag contains 4 white and 2 black balls. Another contains 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability. तो बैग 1 में 4 वाइट और 2 ब्लैक हैं. बैग 2 में आपके पास 3 वाइट एंड 5 ब्लैक हैं. अब इसमें क्या है, एक बॉल आपने फर्स्ट बैग में से निकालनी है एंड सेकंड बॉल आपको दूसरे बैग में से निकालनी है, और ये कंसिडर करते हुए आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है दैट बोथ आर वाइट. अब बैग 1 और बैग 2 में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो भी इवेंट्स हैं, ये कि बैग 1 में से ये बॉल निकाली जाए एंड बैग 2 में से ये, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. बैग 1 में से आपने क्या निकाला विल नॉट अफेक्ट कि बैग 2 में से आप क्या निकाल पाओगे, है ना, या फिर बैग 2 में से आप क्या निकाल रहे हो डज नॉट डिपेंड ऑन द फैक्ट कि बैग 1 में से क्या निकला था. तो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. प्रोबेबिलिटीज को आप मल्टीप्लाई करोगे. बोथ आर वाइट मतलब probability of white from 1 into probability of white from 2, which is equal to 4 upon 6 into 3 upon 8. तो इधर से आपका आंसर आ जाएगा 1 upon 4. फिर पार्ट बी, बोथ आर ब्लैक. बोथ आर ब्लैक मतलब you have first black and then second black as you did in the part A. तो इसका 5/24 आएगा. इसको आप सॉल्व कर लेना. सी पार्ट मैं सॉल्व करा देता हूँ. 1 इज वाइट एंड 1 इज ब्लैक. तो सी पार्ट में दो केसेस बनेंगे. केस 1 क्या होगा कि वाइट फ्रॉम बैग 1 एंड ब्लैक फ्रॉम बैग 2, और केस 2 क्या होगा ब्लैक फ्रॉम बैग 1 एंड वाइट फ्रॉम बैग 2. तो वाइट फ्रॉम बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/6 एंड ब्लैक फ्रॉम बैग 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/8. फिर केस 2 क्या है, केस 2 है ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट बैग. तो फर्स्ट बैग में 2 ब्लैक बॉल्स हैं आउट ऑफ 6, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/6 इनटू वाइट फ्रॉम द सेकंड बैग. देयर आर 3 वाइट्स इन द सेकंड बैग आउट ऑफ 8. तो इन दोनों केसेस को आप ऐड करोगे यूजिंग योर एडिशन रूल. तो इधर से यू विल गेट योर आंसर एज 13/24. फर्स्ट पार्ट का आएगा 20/48. सेकंड का आएगा 6/48. ऐड करने पे आपके पास आ जाएगा 26/48 which is equal to 13/24 is the required probability here. Then question number 20. An urn contains 6 white, 4 red and 9 black balls. If 3 balls are drawn at random, find the probability that none is red. अब एक भी रेड नहीं है मतलब या तो वो वाइट है या फिर ब्लैक है. और ऐसी टोटल बॉल्स अब कितनी हो गई हमारे पास 15. 15 में से हमें 3 बॉल्स चूज करनी है. वेज कितने हुए 15c3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज. अब ये हम 15 नहीं लेंगे, अब हम 19 लेंगे बिकॉज 19 बॉल्स में से हमने 3 चूज करी हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 19c3. फेवरेबल वेज थे 15c3 बिकॉज हम रेड को कंसिडर नहीं कर सकते थे, वाइट और ब्लैक को ही कंसिडर कर सकते थे. तो 15 फेवरेबल बॉल्स थी जिसमें से 3 हमने चूज करी यूजिंग 15c3 वेज अपॉन 19 बॉल्स को में से हमें 3 चूज करनी थी. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे 19c3. देन पार्ट 2, एटलीस्ट 1 इज वाइट. एटलीस्ट 1 इज वाइट को आप कैसे सॉल्व करोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम इज वाइट. तो नन इज रेड के जैसे हमने सॉल्व किया था. तो नन इज वाइट क्या होगा, अगेन वाइट हम चूज नहीं करेंगे. बाकी हमारे पास 13 बॉल्स बची जिसमें से 3 बॉल्स चूज करनी है 13c3 अपॉन 19c3. तो 1 minus 13c3 upon 19c3 will give you the required probability that at least 1 is white. ये आपको काफ़ी जगह काम आएगा दिस थिंग
कि probability of at least, let me write at least a कर देता हूँ इसको. So this always equals to probability 1 minus probability none of a. ठीक है. एग्जाम में कई क्वेश्चंस भी इसको आप यूज करते हुए सॉल्व कर पाओगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. A box contains 6 red, 4 white and 5 black balls. A person draws 4 balls from the box at random. Find the probability that among the balls drawn there is at least one ball of each color. इसमें 3 केसेस बनेंगे, वो केसेस मैं बता देता हूँ. रेस्ट यू विल सॉल्व ऑन योर ओन. तो 3 केसेस क्या होंगे? हर एक कलर की एक बॉल होनी चाहिए, तो और 4 बॉल्स होनी चाहिए. तो एक हम कंसिडर करते हैं कि एक रेड है, एक वाइट है एंड 2 बॉल्स और चाहिए तो 2 ब्लैक हैं. केस 2, एक रेड है, 2 वाइट हैं और एक ब्लैक है. केस 3, 2 रेड हैं, अब एक वाइट बॉल है एंड एक ब्लैक बॉल है. तो 3 केसेस आए हैं, इन सबको आप ऐड करोगे जिससे आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इक्वल्स टू 0.5725. और ये कैसे करना है आपको ये पता ही है. Then type 5 is your miscellaneous questions. What is the probability that a leap year selected at random will have 53 Sundays? Although ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लॉजिकल भी है, बट आज तक के एग्जाम में आया नहीं है एंड इसीलिए आने के चांसेस इसके रहते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द क्लासिक क्वेश्चंस. अगर आप कोई भी बुक उठा के देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा ही. So what is the probability that a leap year selected at random will have 53 Sundays? पहली बात ये कि आपका जो लीप ईयर होता है that has 366 days which is equivalent to 52 weeks plus your extra 2 days. अब 52 weeks में you have Monday to Sunday all the 7 days. ठीक है, तो ये तो मंडे टू संडे 52 वीक्स में आए ही आए होंगे. अब हमारे पास 2 डेज बचते हैं जिसमें से हमें देखना है 53 संडेज. अच्छा, हमें 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी बतानी है. 52 संडेज तो ऑलरेडी आ चुके है ना. 52 वीक्स में से एक संडे तो हर वीक में आता है, तो 52 आ चुके हैं. अब एक संडे हमें और चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है. अब जो 2 डेज बचे उनमें कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं? एक मंडे हो एंड एक ट्यूसडे हो, या फिर एक ट्यूसडे हो एंड एक वेडनेसडे हो, या एक वेडनेसडे हो एंड एक थर्सडे हो, या एक थर्सडे एंड एक फ्राइडे, या एक फ्राइडे एंड एक सैटरडे, या एक सैटरडे एंड एक संडे, या फिर एक संडे और दूसरा मंडे. ये कॉम्बिनेशन है. तो 7 कॉम्बिनेशन है हमारे पास. अगर हम इनमें से ये देख लें कि संडे हमारा कब कब आएगा तो वो हम उससे हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. और 53 संडेज, 52 संडेज तो आ चुके हैं. अब 53 संडेज के लिए हमें बस इन केसेस को कंसिडर करना है. तो संडे कहाँ कहाँ आ रहा है? संडे एंड मंडे के कॉम्बिनेशन में एंड संडे एंड सैटरडे के कॉम्बिनेशन में. दैट इज इन 2 फेवरेबल केसेस या फिर 2 फेवरेबल कॉम्बिनेशन है आउट ऑफ 7. इसीलिए प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7. इक्वली लाइकली केसेस थे. मंडे टू ट्यूसडे भी हो सकता था, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता था, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता था, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे या संडे एंड मंडे. 7 इक्वली लाइकली केसेस थे जिसमें से 2 फेवरेबल थे क्योंकि उन्हीं में हमें एक संडे मिल रहा था. तो 2/7 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. सिमिलर ग्राउंड्स पे आपके पास नॉन लीप ईयर का भी आ सकता है, तो वहाँ पे 365 डेज हो जाएंगे. 52 वीक्स तो एज इट इज़ रहेंगी. फिर एक डे होगा, वो एक डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हो सकता है. 53 संडेज चाहिए तो 1/7 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देयर. फिर क्वेश्चन नंबर 23. What is the probability that a leap year selected at random will have 53 Thursdays और 53 Fridays? अब यहाँ पे A यूनियन B वाला केस है which is equal to probability A plus probability B
माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको क्या देखना है, 53 थर्सडेज की प्रोबेबिलिटी देखोगे, फिर 53 फ्राइडेज की प्रोबेबिलिटी देखोगे, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/7, बिकॉज एक कॉम्बिनेशन तो हमारे पास थर्सडे एंड फ्राइडे का भी होता है, तो इनकी इंटरसेक्शन भी है। तो फाइनल आंसर 3/7 आएगा। आई होप यू बी एबल टू डू इट। देन क्वेश्चन नंबर 24, A can hit the target in 3 out of 4 shots, B can hit it in 2 out of 3 shots. What is the probability that the target is hit when both of them try? तो A के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3 out of 4 shots मतलब 3/4। B के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2/3। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि टारगेट इज हिट, तो वो उसमें हमारे पास क्या बनता है कि A ने हिट किया या फिर B ने हिट किया या फिर दोनों ने हिट किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। बेसिकली हमने क्या यूज़ किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कि एटलीस्ट एक ने तो हिट किया ही होगा, इधर ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 3/4, बी क्या है, 2/3, माइनस अब ए और बी तो इंडिपेंडेंटली टारगेट को हिट कर रहे हैं, ये तो कहीं नहीं है कि ए ने हिट किया तो बी के इतने चांसेस होंगे या बी ने हिट किया तो ए के इतने चांसेस होंगे। देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू देयर प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाइड। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3। आंसर एट लास्ट आपके पास आएगा 11/12। एक और मेथड इसका क्या था, हमें देखना था कि एटलीस्ट एक ने टारगेट हिट किया है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम हिट द टारगेट। तो 1 माइनस ए ने अगर 3/4 प्रोबेबिलिटी है ए के हिट करने की, तो ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। सिमिलरली बी के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। और हमें पता है कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो ये आ जाएगा 1/12 विच इज इक्वल टू 11/12 दैट द टारगेट इज हिट व्हेन बोथ ऑफ देम ट्राई। फिर क्वेश्चन नंबर 25, there are 5 mathematicians and 7 statisticians. A committee of 2 mathematicians and 7 statisticians has to be formed. In how many ways can it be done if? अब हमें वेज फाइंड आउट करने हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है। ओके, तो वेज फाइंड आउट करने हैं तो या तो हम परमुटेशंस यूज करेंगे या फिर कॉम्बिनेशंस। ओके, तो पार्ट 1 है, एनी मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन कैन बी इंक्लूडेड। एनी मतलब कोई भी हम चूज कर सकते हैं, तो 5C। अब 5 मैथमेटिशियंस में से हमें 2 चाहिए तो 5C2, और 7 स्टैटिस्टिशियंस में से 3 चाहिए इनटू 7C3 आर द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग दिस कमिटी। सेकंड, अब क्या, अच्छा लेट मी रिपीट इट, 2 out of 5 mathematicians can be selected in 5C2 ways. 3 out of 7 statisticians can be selected in 7C3 ways. तो total ways क्या हुए, using the multiplication rule they are 5C2 into 7C3. Part 2, one particular statistician must be in the committee. तो एक statistician तो कोई है ही जो कमिटी में होगा ही होगा। तो अब हमें कितने लोग और चूज करने हैं, कमिटी थी 5 लोगों की, जिसमें से एक ऑलरेडी चूज हो चुका है, एक स्टैटिस्टिशियन चूज हो चुका है, तो बाकी 4 को आप कैसे चूज करोगे या सिलेक्ट करोगे। मैथमेटिशियंस तो 5 में से 2 ही चूज करने, पर अब स्टैटिस्टिशियंस हम जो चूज कर रहे थे, रादर देन फ्रॉम 7 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 7, अब हमें 2 ही चूज करने हैं, 2 ही सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 6, बिकॉज एक ऑलरेडी है जो कमिटी में रहेगा ही रहेगा। तो एक अगर रहेगा ही तो 2 और चूज करने हैं या फिर 2 और सिलेक्ट करने हैं, और एक जा चुका है तो 2 आउट ऑफ 6।
So we have into 6C2. फिर 2 particular mathematician cannot be in the committee. तो 2 mathematicians नहीं हो सकते. कितने ऑप्शन बचे अब हमारे पास mathematician सिलेक्ट करने के? 3. So we have 3C2 into statisticians पे तो कुछ भी फर्क नहीं आया है, तो 7C3. So 3C2 into 7C3. These are the total ways of forming the committees in each of these parts. इसीलिए permutations and combinations डिस्कस होना important था, because as I told you there are questions जो कि इस टाइप के आ सकते हैं. Now question number 26. A committee of 4 people is to be formed. There are 3 officers from production department, 4 of purchase department, 2 of sales and 1 is CA. Find the probability of forming a committee such that there must be one from each category. अब यहाँ पे क्या है, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ वेज नहीं फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो पहली बात तो अगर आपको 4 लोग सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 10, सो टोटल वेज ऑफ डूइंग दैट आर 10C4. ये तो हर डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा. अब पार्ट वाइज आते हैं. देयर मस्ट बी वन फ्रॉम ईच कैटेगरी. तो एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से होना चाहिए, एक मस्ट बी फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट, एक सेल्स में से एंड एक सीए. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इसके लिए क्या हो जाएंगे? प्रोडक्शन में से एक दैट इज 3C1 इनटू परचेज में से एक दैट इज 4C1 इनटू सेल्स में से एक दैट इज 2C1 एंड एक सीए दैट इज 1C1. फेवरेबल वेज ये हो गए. टोटल नंबर ऑफ वेज क्या थे? 10C4. आई होप इट इज क्लियर. फिर सेकेंड पार्ट, इट शुड हैव एटलीस्ट वन फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट. ओके, एटलीस्ट वन का केस हमारे पास अगर आया है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन फ्रॉम परचेज. एटलीस्ट वाले केस में एज आई टोल्ड यू हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके कॉम्प्लीमेंट में. तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन फ्रॉम योर परचेज डिपार्टमेंट. तो पहले ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि देयर इज नो वन फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट. अब परचेज में से नहीं है कोई भी, तो बाकी कौन से बचे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बचा, सेल्स बचा, सीए बचा. प्रोडक्शन में 3 ऑफिसर्स हैं, सेल्स में 2 हैं और सीए 1 है. तो 6 ऑप्शंस बचे. सो 6. 6 में से हमें कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? 4. तो 6C4 आर दी favorable ways of people not being from purchase department. Upon total is 10C4. तो probability that at least one is from purchase क्या हो जाएगी? 1 minus 6C4 upon 10C4, which will give you the answer as 13/14. फिर थर्ड पार्ट, CA must be on the committee. मतलब CA तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है. तो एक इंसान आउट ऑफ 4 इज ऑलरेडी कंफर्म्ड. Now we have to choose or select 3 other people. 3 other people out of your production department, purchase department and sales department. So there are 3 plus 4 7 plus 2 9 other people, जिसमें से we have to select 3. तो 9 से 3 ways हुए upon 10C4, because obviously अभी भी हम 4 ही लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कमिटी के लिए. तो इधर से आपका आंसर आ जाएगा 4/10, दैट इज 0.4. आई होप यू विल सॉल्व दिस ऑन योर ओन. कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूला अप्लाई करने हैं एंड लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू, ताकि आपको पता चल जाए कि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कैसे करनी है. तो ये हुआ 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. 10C4 क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल एज इट इज कैंसिल आउट हो रहा है. फिर आपके पास अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, यू कैन राइट इट एज 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. और 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. तो 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट्स एंड यूल हैव योर आंसर एज 4 अपॉन 10. तो ये नहीं है कि आप न्यूमरेटर अलग से सॉल्व करोगे और डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व करोगे, नहीं.
कन्वर्ट देम इनटू फैक्टोरियल्स एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन ताकि ये इजी हो जाए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. 25 books are placed at random in a shelf. Find the probability that a particular pair of books shall always be together. अब टोटल नंबर ऑफ वेज हम 25 बुक्स को अरेंज कर सकते हैं वो है 25 फैक्टोरियल वेज. n बुक्स होती तो n फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज करते, बिकॉज हमें पता है कि अगर n आइटम्स को अरेंज करना है तो द वेज ऑफ डूइंग दैट आर n फैक्टोरियल. ठीक है, और ये कब होता है? लीनियर अरेंजमेंट में. इसमें ऐसा नहीं है कि बुक्स को हमने सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना है. तो फर्स्ट इज कि 2 ऑफ देम आर टुगेदर. अब अगर दो बुक्स साथ साथ हैं, दैट इज बुक 1 और बुक 2 अगर हम साथ साथ देख रहे हैं तो हम इनको एक एंटिटी या फिर एक बुक कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो बाकी कितनी बुक्स बची हमारे पास? बाकी हमारे पास 23 बुक्स बची. इस एक बुक को और बाकी 23 बुक्स मेक इट 24 बुक्स जिनको हम अरेंज करेंगे. अब तो वो कितने वेज में हो सकता है? 24 फैक्टोरियल वेज में. पर ये जो बुक 1 और बुक 2 है इनको भी तो हम आपस में अरेंज कर सकते हैं, है ना. तो पहले बुक 1 आए या सेकंड बुक 2 आए, या फिर पहले बुक 2 आए और फिर बुक 1 आए, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं. तो दो को अरेंज कितने वेज में कर सकते हैं हम? 2 फैक्टोरियल वेज में. जो दो बुक्स आपने एक ही कंसिडर करी हैं उनको आप 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो. तो फेवरेबल हमारे पास केसेस कितने हुए? 24 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. आउट ऑफ टोटल केसेस कितने थे 25 बुक्स को अरेंज करने के? 25 फैक्टोरियल. तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 25 एज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. सेकेंड इज दे आर नेवर टुगेदर, है ना. नेवर टुगेदर अब क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दे आर ऑलवेज टुगेदर, क्योंकि या तो ऑलवेज टुगेदर होंगे या फिर नेवर टुगेदर होंगे. दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स. तो 1 माइनस ऑलवेज टुगेदर की प्रोबेबिलिटी हमने 2/25 निकाली थी, तो दिस विल इक्वल टू 23/25. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आता है विच इज odds against and odds in favor of. ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना. कोई भी इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर m अपॉन n है, तो m क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम्स. n क्या हुआ? टोटल आउटकम्स. तो अगर आपको ऑड्स इन फेवर फाइंड आउट करना है उस इवेंट का, तो ऑड्स इन फेवर में उसका जो न्यूमरेटर होगा वो अभी भी होगा फेवरेबल आउटकम्स, पर डिनोमिनेटर में हम अनफेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, जो कि कितने होंगे? n टोटल थे, m फेवरेबल थे, तो n माइनस m आर अनफेवरेबल आउटकम्स. और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ e कॉम्प्लीमेंट. ये कैसे आएगा? m अपॉन n डिवाइडेड बाय n माइनस m अपॉन n. तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट. ऑन द सिमिलर बेसिस अगर ऑड्स अगेंस्ट आपको फाइंड आउट करने हैं किसी इवेंट के, तो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं अनफेवरेबल वेज विच इज n माइनस m, डिनोमिनेटर में लिखते हैं फेवरेबल वेज, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेस्ड. So question number 28 is odds against A speaking the truth are 4:6 and odds in favor of B speaking the truth are 7:3. What is the probability that A and B contradict each other in stating the same fact? तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. Odds against A speaking the truth को हम क्या लिख सकते हैं? Probability of A, odds against है तो A bar upon probability of A, or we can also write it as your n minus m upon m which is equal to 4/6. तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा n माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 4/6 या फिर 2/3, जिससे आपके पास n बाय m आ जाएगा
5/3 और m/n आ जाएगा 3/5। और ये m/n क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया? 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या फिर ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 2/5। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी comes out to be 7/10। यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/10 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 3/10 आएगा। इसको सॉल्व करना है खुद। ओके अब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट दो लोग कब करते हैं? वो जब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे जब आपके पास दो केस हों, केस वन, केस टू। केस वन में ए ने तो ट्रुथ बोला है और बी हैज लाइड। केस टू में ए ने अब झूठ बोला है एंड बी हैज सेड द ट्रुथ। ऑब्वियसली एक झूठ बोल रहा है, एक सच बोल रहा है, तो दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग। सिमिलरली अगर एक झूठ बोल रहा है, एक सच बोल रहा है, दे आर अगेन कॉन्ट्राडिक्टिंग। सिंस दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए सच भी बोल सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि बी ने सच बोला या फिर झूठ बोला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A telling the truth into probability of B not telling the truth. Similarly, probability of A not telling the truth into probability of B telling the truth. तो ये आ जाएगा probability A was 3/5 into probability of B complement is 3/10. यहाँ पे probability of A complement is 2/5 into probability of B is 7/10. तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, you will have the answer as 23/50। Basically 9/50 plus 14/50 आ रहा होगा, which will give you the answer as 23/50। Then let's solve one more question based on this odds in favor and odds against. So question number 29, odds in favor of A solving the problem are 6:9 and B solving are 12:10. If A and B attempt a question, find the probability of problem being solved. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी। वो क्या होता है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम हैज सॉल्व्ड, है ना, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम सॉल्व्ड इट। हमें ये फाइंड आउट करना है। नन ऑफ देम सॉल्व्ड इट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने भी सॉल्व नहीं किया इनटू प्रोबेबिलिटी बी ने भी सॉल्व नहीं किया। और सिंस सॉल्विंग द क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट इवेंट, ए का सॉल्व करना एंड बी का सॉल्व करना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ए का सॉल्व नहीं करना एंड बी का सॉल्व नहीं करना भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए। इसीलिए आई हैव मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ओके तो अब हम इसको दूसरे मेथड से आई विल सॉल्व इट। हमें दिया हुआ odds in favor of A solving the problem are 6:9. So this is equal to probability of A upon probability of A bar. This is 6:9, that is 6/9, which is 2/3. अब probability of A को आप as it is लिखोगे। probability of A complement क्या है? या तो A ने सॉल्व किया या नहीं सॉल्व किया, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स हो गए एंड दे आर एग्जॉस्टिव ऑल्सो। इसीलिए हम probability of A complement को 1 माइनस probability of A भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 2/3, सॉरी 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी 2/5, सॉरी, और ए बार आ रही है 3/5। सिमिलरली बी के केस में अब odds against B solving are 12:10. So we can write it as probability B complement upon probability B, which is 12/10, or you can write it as 6/5। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी।
अपॉन प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 6/5। तो प्रोबेबिलिटी बी कितना आएगा 5/11। प्रोबेबिलिटी बी बार कितना आएगा 6/11। तो अगर हम ये देखें जो हमें फाइंड आउट करना था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी बी बार is 1 minus 3/5 into 6/11. So this is 1 minus 18/55, which gives us the answer as 37/55. The problem is being solved. The probability of problem being solved. Let me repeat. हमें find out करना था probability of the problem being solved. मतलब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट एक ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट एक ने सॉल्व करी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब नन ऑफ देम का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ए ने भी नहीं सॉल्व करी एंड बी ने भी नहीं सॉल्व करी, एंड मतलब इंटरसेक्शन। दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट। हमें ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट वाले केसेस दिए हुए थे, जिससे हमने प्रोबेबिलिटी ए फाइंड आउट करी और फिर उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी। फिर हमें क्या गिवन था, ऑड्स अगेंस्ट बी, जिसको यूज करके हमने प्रोबेबिलिटी बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया। So this concept of odds in favor and odds against is important. You can use any of the methods. ये वाला यूज करोगे प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में तो इजी भी रहेगा, बिकॉज एन और एम वाला जो आप अगर यूज करोगे वहां पे देयर कैन बी सम कंफ्यूजन ऑन योर पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30 is for your practice. Odds against x student x solving a question are 8:6 and odds in favor of student y solving the problem are 14:16. What is the probability that the problem will be solved if both try independent of each other? Problem is solved मतलब 1 minus probability none of them could solve it. What is the probability that none of them will be able to solve it? ये हमने find out कर ही लिया था, उसके बाद हमने part 1 find out किया है। तो I hope ये question number 30 is for your practice and you'll solve it using what I have taught in the previous two questions. So that is all for today's lecture. I have tried my best कि जितने भी types एग्ज़ाम में आते हैं and from the various books जो भी मुझे sources मिले वहाँ से जितने भी type के question बने I have tried to solve them and so that they will help you in the practice. Also अब हमने 4 parts देख लिए हैं probability के, probability theory के. Now we'll discuss the previous year questions and as and when you'll solve the previous year question, उससे पहले I would suggest you go through all these 4 parts of probability theory and then attempt those questions. कुछ theoretical questions भी होंगे and कुछ formula based questions भी मिलेंगे, तो it would be better कि आप formulas and theory दोनों ही revise करो and then you attempt these questions of the previous years. So that is all from my end. Thank you so much. Have a great day ahead.